हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कर रहे हैं नीतू सिंह मैम की, तो जिसमें हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं वर्ब का। अब आज हम करेंगे टेंस चैप्टर 2, ठीक है, जिसमें हम टेंसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश में टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको टेंस नहीं पता है अच्छे से तो आप जो है सेंटेंस मेकिंग है, सेंटेंस बनाना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या ग्रामर, दोनों में ही टेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोगों को शौक है कि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं ना, तो इस बुक को कंप्लीट कर लो। आप लोगों की ग्रामर बहुत अच्छी खासी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेंस से। टेंस क्या है पहले ये देख लेते हैं। टेंस किसी कार्य अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता है। दरअसल समय चक्र में के संबंध में वर्ब यानी कि क्रिया के बदलते रूप को टेंस या काल कहते हैं। देखो टेंस क्या होता है। टेंस हमें बताता है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ठीक है, यानी कि काल बताता है। इसी में हम टेंस का यूज़ करते हैं। अगर टेंस ही नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ठीक है। तो हम देखेंगे टेंस जो है 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी की, अब पास्ट यानी कि पहले की, और फ्यूचर यानी कि आगे की बातें कर रहे हैं। तो इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तीनों में ही देखो आगे इसको सब डिवाइड किया हुआ है, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट, कोई भी टेंस हो, तीनों में सिंपल टेंस भी आते हैं, इंडेफिनिट टेंस भी आते हैं, कॉन्टीन्यूअस भी आते हैं, परफेक्ट भी आते हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी आते हैं, ठीक है। तो इन सभी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ये सभी आते हैं। तो हम सभी को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, नोट करने वाली बात है, प्रश्न सामान्यतः स्ट्रक्चर या कंफ्यूजिंग जोड़े पर आधारित होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि टेंसेस से हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पर बेस्ड आते हैं कि हमें कंफ्यूज करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है। तो यही हम सीखेंगे। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम एग्जाम में कर देते हैं, स्पॉट डायलर जो आता है हमारा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें वर्ब इज आई एम आर का प्रयोग होता है। यह वर्तमान में किसी की पहचान या गुणवत्ता का वर्णन करता है। देखो इज आई एम आर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। ये हम वर्ब चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इज आई एम आर जो है हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंसेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपली आपको पता ही होगा इज हम किसके साथ करते हैं यूज़, और आई एम किसके साथ करते हैं, और आर किसके साथ, वो भी हम आगे देख लेंगे। पहले हम सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया हुआ है बेसिकली। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अगर हम सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट आएगा प्लस इज आई एम आर आएगा। इज आई एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा कि हम सब्जेक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नाउन आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, अगर यूज़ ज़रूरत है तो। नेक्स्ट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर कोई भी, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, बस ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, है ना, इज़ नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट, ये सब। शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इजंट, आरंट, लेकिन आई एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले इज आई एम आर को ले आते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है, बस इतना सा होता है। अब इसका ना एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि इज़ किसके साथ यूज़ करते हैं हम, ही, शी, इट, या किसी के नाम या सिंगल चीज़ की बात हो रही है, या किसी सिंगल बंदे की बात हो रही है तो हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं इज़ का, ठीक है। एम हमें पता ही है, हम सिर्फ आई के साथ यूज़ करते हैं। आर की बात करें तो हम यू, वी, दे, और प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो हम प्लूरल जो है आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। शी इज़ नॉट माई आंट, ये मेरी आंटी नहीं है। आर यू इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में हो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोग 10th तक तो आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी ही होगी, तो इंग्लिश सब्जेक्ट तो रहा होगा आपके पास, तो इतनी नॉलेज तो आई होप आप लोगों के पास होगी।
अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। देखो वो हमने सिंपल पढ़े थे, अब हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, बस एक दो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम वर्तमान के विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन, जैसे कि रेगुलर एक्शन हो जाएंगे, इरेगुलर, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। रेगुलर एक्शन कौन से होते हैं? जो हम डेली करते हैं। आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ पर डेली आता हूँ। इरेगुलर में क्या होगा कि होता तो है लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ होता है। जैसे कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान, अर्थक्वेक जापान में अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि डेली आते हैं, तो इरेगुलर एक्शन है ये। हैबिट्स की बात करें अगर हम, ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है तो उसकी हैबिट है वो। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या देखेंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, ठीक है, मान्यता प्राप्त होती है पूरी दुनिया में। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, हम सभी को पता है कि सूरज जो है पूरब की ओर उगता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी हम किस में बात करते हैं? प्रेजेंट में ही बात करते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, स्पोर्ट्स और कमेंट्री जो होती है ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। देखो जैसे कि न्यूज़पेपर में क्या होता है, कोई घटना तो कल घटी थी लेकिन न्यूज़पेपर में आज आई है, लेकिन फिर भी कल की बात को भी आज बता रहे हैं, फिर भी किस में बता रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहे हैं। तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइन में होता है, या स्पोर्ट्स में होगा या कमेंट्री में होगा, ठीक है। उसके बाद है पीएम साइंस डील। पीएम, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीएम जो है एक डील साइन करते हैं। तो अब साइन जो है उन्होंने कर दी है ऑलरेडी, लेकिन ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन में लिखा हुआ है कि पीएम ने जो है डील साइन की, लेकिन प्रेजेंट में बात हो रही है पास्ट की, लेकिन सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट का। तो ये कुछ हेडलाइंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो ये भी विराट कोहली की जो बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है, तो ये भी इन्होंने किस में की है? प्रेजेंट में की है, जबकि ये क्रिकेट खेल चुका है, ऑलरेडी हो चुकी है ये बात, ठीक है। क्रिकेट में पास्ट की बात प्रेजेंट में कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी है, कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, स्पोर्ट्स हो और कमेंट्री हो, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है ये चीज़ तो कल हुई थी, मतलब पास्ट की चीज़ है, लेकिन यूज़ कर रहे हैं इसको किस में? प्रेजेंट में। तो यही चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं पास्ट की भी हम प्रेजेंट टेंस में ही लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आर्टिकल एवं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कम से कम किया जाता है। आप लोगों को पता ही है कि न्यूज़पेपर में एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सकता है अपनी शॉर्ट में जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात रखी जाती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम आर्टिकल्स का और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, 3 किल्ड इन लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड में 3 मारे गए, तो लेकिन इसको हम प्रॉपर सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे, 3 पीपल वर किल्ड इन अ लैंडस्लाइड। इसका प्रॉपर सेंटेंस ये है, लेकिन हम न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, 3 किल्ड इन लैंडस्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है, निकट भविष्य के किसी ऑफिशियल प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो सकता है। कैसे? एक सेकेंड, हाँ पेन ले लेती हूँ मैं, ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है कि अगर कोई निकट भविष्य की कोई ऑफिशियल प्लानिंग है, कि कोई चीज़ ऐसी है कि होने वाली है, तो भी हम ऑफिशियल बात हो रही है यहाँ पर, प्रोफेशनली हम ऑफिशियली कोई बात कर रहे हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। अब देखो बात क्या हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर अगले हफ्ते जाएंगे चाइना, लेकिन यहाँ पर टेंस यूज़ किया है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट का यूज़ किया है, लेकिन बात कौन सी हो रही है? फ्यूचर की हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ जो है एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पर हम फ्यूचर या पास्ट की चीज़ों को भी प्रेजेंट में कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर नहीं करते, सेंटेंस बना देते हैं सिर्फ उसके, ठीक है। तो यही एक्सेप्शन केसेस आप लोगों को इस बुक में पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनते कैसे हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसा होता है। देखो पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो सिंपल टेंस में कोई वर्ब नहीं थी, हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब थी खाली, इज आई एम आर। जो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हर जगह, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से बस एस और ई एस लग जाता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगी आपको कैसे, कहाँ पर एस और ई एस लगता है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू है या प्लूरल होगा तो, ठीक है।
यहाँ पर पहले ही बोल दिया इन्होंने, अगर सब्जेक्ट जो है आई, वी, दे, यू या प्लूरल है तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अदरवाइज अगर यहाँ पर शी, ही ये सब होते ना सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लग जाता। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको पहले ही दे देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँगी वो खाना खाते हैं तो दे ईट, मतलब वो, हाँ वो जाते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगी दे गो, क्योंकि मैं कई लोगों की बात कर रही हूँ। दे गो, दे, वी गो हम जाते हैं, आई गो मैं जाता हूँ, यू गो, इन सब के साथ सिर्फ गो लगाएंगे। लेकिन अगर बात हो रही है शी की या फिर ही की, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, शी गोज़, ही गोज़, यानी कि ई एस और एस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। इट हो गया, शी हो गया, ही हो गया, दिस हो गया, या सिंगल किसी भी चीज़ की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, ई एस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे। ठीक, तो शी गोज़, ही गोज़, वो जाता है या वो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर एस और ई एस का, डज का, डोंट का, यहाँ पर लोग गलती करते हैं बस। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट, नेगेटिव में कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट भी लग जाएगा। ठीक है, डोंट भी लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डू के साथ नॉट लग जाएगा। यहाँ पे हमें डू का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डोंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव बनता है क्वेश्चन वाला तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले डू लेकर आ जाएंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या हम ऐसे ही बना सकते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। या हम अगर हम पूरा डोंट पहले लेके आ गए सब्जेक्ट से पहले तो हमें बाद में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। इसके एग्जाम्पल हम भी देखेंगे है ना, आगे देख लेते हैं। देखो मैं इन सबके ना आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, यू डोंट स्टडी, क्या तुम नहीं, यू डोंट स्टडी, तुम नहीं पढ़ते हो। नहीं, ऐसे बोलेंगे शी डजंट। अगर हम शी या ही की बात कर रहे हैं तो डज नॉट लगाएंगे, और अगर बाकी सब की बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर हमने देखा, इनके साथ हम डोंट लगाएंगे। तो डज नॉट किसके साथ लगेगा, प्लूरल सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, दिस, या फिर किसी सिंगल बंदे के साथ लगेगा आपका, सिंगल चीज़ के साथ लगेगा आपका, सिंगुलर के साथ डज लगेगा। ठीक है, तो डोंट नहीं लगेगा, डज लगेगा। शी डजंट गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और वैसे ही वहीं अगर आप इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो मैं बोलूँगी डू यू ईट मोमोज, डू यू ईट चाउमीन, ऐसे बोल दूँगी मैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँगी किसी लड़की के बारे में, सिंगल बंदे के बारे में, क्या वो चाउमीन खाती है या क्या वो मोमोज खाती है, डज, तो हम बोलेंगे डू नहीं बोलेंगे, डू शी नहीं बोलेंगे, डज शी ईट मोमोज, तो हम डज लगा देंगे। बस इतना डिफरेंस होता है, डज और डू हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। और अगर शी, ही, इट ये सब आता है ना, तो इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस और ई एस लगाना होता है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता ना कि पूरा डिटेल में बताना होता तो मैं आपको पूरा सेंटेंस बनाकर दिखाती। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें इतना तो अंडरस्टैंड हो रही होंगी, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट्स हो सभी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो कुछ जो है यहाँ पर देखो, हाँ मैंने जो आपको चीज़ें ऊपर बता रही थी ना, यहाँ पर दी हुई है ऑलरेडी नीचे। शी, अगर मैं जो सिंगुलर के साथ अगर बात हो रही है तो ये जो ऊपर हमें दिखाया ना, ये सभी प्लूरल वाले सेंटेंस हैं, आई, वी, दे, यू, इनके साथ। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या नाम या सिंगुलर हो तो ऐसे बना सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, एस या ई एस लग जाएगा साथ में, और डज नॉट लग जाएगा। ठीक है, डज आ जाएगा पहले, यहाँ भी डज आ जाएगा। तो सिंगुलर के साथ हम डज या डज नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एस ई एस वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। ये आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, जैसे कि हम ये, अगर मैं सिंपल ये बोल रही हूँ ना कि दे गो, वो जाते हैं, ज़्यादा लोगों की बात कर रही हूँ तो दे गो। लेकिन अगर मैं शी की बात कर रही हूँ या ही की बात कर रही हूँ तो ही गोज़, शी गोज़, ही ईट्स, शी ईट्स, वो खाती है या वो खाता है। ठीक है, एस लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। आगे देख लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, व्हाट ही नोज़ अबाउट यू। ये क्वेश्चन कर रहा है और हमने अभी ऊपर क्या देखा, हमने क्या देखा, जब हम क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू या डज पहले ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले डज या डू आता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं हम कि डू लगाएं या डज लगाएं।
अगर ही और शी है, सिंगुलर है, तो हम डज लगाएंगे। नेक्स्ट है आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है। देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये सेंटेंस जो है ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये कोई बात किसी को बता रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, ये पूछ नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर किसी भी तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस डज या डू की ज़रूरत नहीं है, सिंपली है ये। यही कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है या सिंपली बता रहा है। ठीक है, पूछेंगे तो ही डू या डज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफ़र द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, हमने यहाँ पे यूज़ किया है डू नॉट। हमें डू नॉट यूज़ करना है या डज नॉट करना है, ये देखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपील की, अपील ऑफ द विक्टिम्स। हम हमेशा अपील जो फर्स्ट होता है ना, उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। तो द अपील जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ डू नॉट नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पर डज नॉट आ जाएगा। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट, तो डू हटाकर डज लगा देंगे बस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस 1 और 2 की जो है यहाँ पे व्याख्या की गई है अच्छे से। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या डिटेल में बताया गया है। कुछ जो सेंटेंस 1 और 2 अभी हम लोगों ने देखे, उसके बारे में डिटेल में बताया। पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है। जो बात मैंने अभी आपको बताई ना कि व्हाट का प्रयोग यूज़ किया, पहले क्वेश्चन पूछ रहा था वो सवाल में। देखो यहाँ पर कौन से सेंटेंस में, ये वाले में, इसमें जो है ना क्वेश्चन पूछ रहा है इस वाले में, लेकिन इस वाले में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसमें बता रहा है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे व्हाट का प्रयोग जो किया है सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पूछ नहीं रहा है, अपने फ्रेंड को बता रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डज ही नो अबाउट यू, नहीं सॉरी, ये जो मैंने बोला ना आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बात हो रही है व्हाट डज ही नो अबाउट यू, तो इसमें पूछ रहा है कि वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है। तो समझ में आ रहा है ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़रूरी है डिफरेंस पता होना, और इसी डिफरेंस की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आप देख सकते हो। इसलिए व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस का प्रयोग करें। दूसरे वाक्य में व्हाट दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए व्हाट के बाद असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस का प्रयोग करें, ना कि क्वेश्चन फॉर्म का। असर्टिव मतलब पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सिंपल। उसके बाद है हमने वाक्य 3 देख रहे थे हम। हाँ, अपील, मैंने आपको अभी बताया ना अपील वाला, वही बात की गई है इसमें। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है द अपील ये हमारा सब्जेक्ट है, ना कि विक्टिम्स। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, द अपील ऑफ द विक्टिम्स को जो है मान लेते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो है उसके हिसाब से वर्ब का यूज़ करते हैं फिर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड। देखो, अगर आप एप्पल्स को सब्जेक्ट मानते तो यहाँ पे इज़ नहीं लगा देते, एप्पल आर लगा देते, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एप्पल, हम एप्पल की नहीं, एप्पल की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज़ गुड, तो इज़ लगाया है हमने, क्योंकि क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिंपल पास्ट। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट में हमने इज़ आई एम आर लगाया था, वैसे सिंपल पास्ट में हम क्या लगाएंगे, वॉज और वर लगा देंगे सिंपल। जैसे कि आई वॉज अ टीचर, शी वॉज नॉट माई आंट, तो यहाँ पे वो जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन वॉज और वर लगा दिया है। वर यू इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में थे। ठीक है, शी वॉज नॉट माई आंट, वो मेरी आंटी नहीं है। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर थी, मैं एक टीचर थी। ठीक है, या था, जो भी है। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। ये वॉज वर का यूज़ हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में, और कुछ भी नहीं है। और इसका सेंटेंस मेकिंग आप लोग समझ सकते हैं, सीधी सी बात है। एक सेकेंड, कैसे बना सकते हैं, सिंपल होता है। पॉजिटिव बना रहे, सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर वॉज वर ले लेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हमें पता है कि वॉज किसके साथ लेना है और वर किसके साथ लेना है, आगे बता दूंगी मैं। और इसके बाद नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव में हम क्या करते हैं, वॉज और वर के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन वाले में क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले वॉज वर जो है
सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे प्लस नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। देखो वॉज किसके साथ लगाते हैं, एक मिनट, अब बोला गया है वॉज जो है हम किसके साथ यूज़ करते हैं, आई, ही, शी, इट या नाम, या किसी के नाम या सिंगुलर के साथ, और वर यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, यानी कि बी, यू, दे, इन सब के साथ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बस ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते थे, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बस यही इसमें डिफरेंस है। ये देखो, जो कार्य खत्म हो चुका है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तुम्हें देखा पर तुमने मुझे नहीं देखा। ये किसी पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैंने एक काम कुछ देर पहले हुआ या कल हुआ, जब भी हुआ, कि मैंने तुम्हें देखा पर तुमने मुझे नहीं देखा, ठीक है। आई मेंट टू रिपेयर द रेडियो बट हैड नॉट टाइम टू डू इट टुडे। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इसने बोला कि मैं आज मैं इसको रेडियो रिपेयर करने वाला था बट मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे हैड नॉट क्यों यूज़ किया है, जब हम देख रहे हैं हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, तो यहाँ भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैड नॉट क्यों यूज़ किया है, तो हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह डिड नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें गलती है फोर्थ वाले में। इसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड नॉट विद की जगह पे हम क्या करेंगे, डिड नॉट हैव टाइम, ठीक है। हैड नॉट नहीं, डिड नॉट हैव टाइम, ठीक है। क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डिड नॉट लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो पास्ट की गतिविधियाँ हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है उसके रूटीन एक्शन को भी हम, जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा ना, प्रेजेंट का जो एक रूटीन एक्शन होता है, वैसे पास्ट का भी एक रूटीन एक्शन हुआ होता है, उस पर बात करते हैं इसमें। एक सेकेंड, जैसे आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, मैं रोज़ स्कूल जाती थी, मैं रोज़ स्कूल जाती थी, ठीक है। या आप बोल सकते हो मैं रोज़ स्कूल, मतलब कि पास्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली इसमें। आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे, ठीक है। मैं स्कूल डेली बस से जाती थी, ठीक है, या जाता था। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे कैसे बन जाता है इसमें क्या होगा ना, पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, सिंपल होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और क्या होता है, किसी किसी सेंटेंस में हम डिड यूज़ कर लेते हैं या डिड नॉट। तो अगर आपने एक चीज़ याद रखनी है, जिस सेंटेंस में डिड का यूज़ हो गया वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी यूज़ नहीं होगी। अगर आपने डिड का यूज़ कर लिया ना किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें खाली आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, नेगेटिव डिड के साथ नॉट लगाएंगे हम, ये नहीं है कि सीधा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे यहाँ पे, नहीं। हम जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डिड के साथ नॉट लगाएंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा था, प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट लगाया था, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लगाएंगे। तो डिड नॉट के अगर आपने किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट लगा दिया, डिड का यूज़ कर लिया, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड का यूज़ कर लिया इसका मतलब आपने ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग आप देखना, अगर आप मतलब आपकी जब अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, होगी भी आप लोगों की अच्छी, तो आप नोटिस करना जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना, वो भी यहाँ पर गलती कर देते हैं कि डिड नॉट या डिड का यूज़ करने के बाद भी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक और सिली मिस्टेक होती है, ठीक है, लाइक बोलते टाइम इंग्लिश स्पीकिंग की। क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने अगर इंटेरोगेटिव, डिड प्लस हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा बस, और जिस सेंटेंस में डिड आ गया वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं ना, साथ में नॉट नहीं लिया ना हमने, हेल्पिंग वर्ब के डिड नॉट नहीं लिया है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन अगर हमने पहले ही डिड नॉट ले लिया, इसको डिडंट पढ़ते हैं, तो हम फिर सब्जेक्ट से पहले हम पूरा एक साथ लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर आप देखो, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम से हो और उसके बाद सब का प्रयोग हो, तो सब के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके।
ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर इट्स टाइम हो, इट्स अबाउट टाइम हो या इट्स हाई टाइम हो और उसके बाद सबका प्रयोग हो। जैसे कि इट्स टाइम यू शुड स्टडी, नहीं ऐसा नहीं होगा, इट्स टाइम यू स्टडीड। अगर इट्स टाइम के बाद सीधा आगे आपका कोई सेंटेंस बनता है तो वो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगा, इट्स टाइम यू स्टडीड। अब वक्त आ गया है कि आप पढ़ाई करें। इट्स टाइम ही वर एट होम, तो अब समय आ गया है कि यहाँ पर देखो आप, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इट्स हाई टाइम ही वर एट होम, ये हाई टाइम है, अब समय आ गया है कि वो अपने घर पर रहे, ठीक है, ही वर एट होम। तो यहाँ पे ही के साथ वर लगाया, हमें पता है कि ही के साथ वॉज लगता है, वर नहीं लगता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हर एक उसमें, तो वही यहाँ बताया है एग्जाम में जो गलती करते हैं। अगर इट्स हाई टाइम आया है ना तो ही वर एट होम आ जाएगा, तो ही के साथ वर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जैसे इट्स टाइम टू स्टडी, देखो यहाँ पर बोला है, लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू आ जाए तो हम टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे अगर इट्स टाइम के बाद टू आ जाता है ना तो हम बोलते हैं इट्स टाइम टू स्टडी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ डेली आती हूँ। आई डू नॉट कम हेयर डेली, मैं डेली नहीं आती हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, यू डू कम हेयर एवरी डे, देखो मैंने क्या बोला, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ डेली आती हूँ, ये भी बोल सकते हैं। और मैं ये भी बोल सकती हूँ आई डू कम हेयर डेली। अगर मुझे किसी भी सेंटेंस पे, किसी भी वर्ब पे फोर्स लगाना है, बल देना है, किसी को ऐसे बताना है सामने वाले को हाँ मैं ये काम करता ही हूँ, तो हम डू लगा देते हैं साथ में, आई डू कम। वैसे तो मैं बोलूँगी आई कम डेली, आई कम हेयर डेली, लेकिन जब मुझे सामने वाले को दिखाना होगा कि हाँ मैं आती ही हूँ, तो आई डू कम हेयर डेली, ठीक है। तो डू का प्रयोग हम क्या कर देते हैं, फोर्स लगाने के लिए डू या डज का हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो वही बोला है यहाँ पे, ठीक है। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो और मेन वर्ब जो है पर जोर देना हो तो डू या डज का के प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है, जैसे कि अगर पास्ट का सेंटेंस है तो यू मेड अ मिस्टेक, तुमने एक मिस्टेक, तुमने गलती करी, लेकिन यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, तुमने कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर यहीं पर मुझे तुमने गलती नहीं की, अगर यहीं पर मुझे इस बात पर फोर्स देना है, बल देना है, तो हम क्या करेंगे, ही डिड मेक अ मिस्टेक। हम ये नहीं बोलेंगे ही मेड अ मिस्टेक, हम बोलेंगे ही डिड मेक अ मिस्टेक। क्यों? क्योंकि हम इस पर बल देना चाह रहे हैं, किसी को एकदम बताना चाह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, तो डिड लगा दिया, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए डिड लगा दिया बस। और मैंने आपको बताया जहाँ डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, समानतः एक वाक्य में डू डज या डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है। पॉजिटिव वाक्य में हमें पता है कि हमने अभी देखा डू डिड, डू डज डिड, इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव में करते हैं। लेकिन जब हमें मेन वर्ब पे जोर देना होता है ना तो हम डू डज का या डिड का यूज़ कर लेते हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। मेन वर्ब के पहले करते हैं, ऐसे वाक्य में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने बताया ऑलरेडी, जब डिड आ गया है, डू आ गया है, डज आ गया है, तो हमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है, इसके बाद हम कोई और फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वाक्य में पास्ट के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट टेंस का ही यूज़ होगा वाक्य में। जैसे कि आई हैव कम यस्टरडे, मैं यहाँ कल आ चुकी हूँ, ये तो गलत सेंटेंस है ना, हम बात कर रहे हैं पास्ट की। आई हैव कम यस्टरडे का मतलब होगा आई हैव कम मतलब मैं आ चुकी हूँ या मैं आ चुका हूँ, तो ये तो गलत हो गया ना, आई केम यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है, तो ये जो है ना सेंटेंस, ये दिखने में आपको लग रहा होगा ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का सेंटेंस होता है। तो आई हैव कम जो यूज़ करते हैं हम अभी देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें आता है। तो आई केम यस्टरडे ये सही होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस देख लेते हैं अब, हमने प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, फ्यूचर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। एक सेकेंड, सिंपल जो हमारे फ्यूचर टेंस होंगे ना, इसमें क्या होगा, सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, विल भी यूज़ होगा और शैल भी यूज़ होगा। जैसे कि हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया था, इज़ आई एम आर प्रेजेंट वाले में, और पास्ट वाले में हमने यूज़ किया था वॉज और वर, और फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी, ठीक है। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, आई शैल बी अ टीचर, मैं टीचर होंगी, ठीक है, तो मैं एक टीचर बनूँगी या टीचर होंगी। उसके बाद है शी विल नॉट बी माई वाइफ, वो मेरी वाइफ नहीं होगी। उसके बाद है विल यू बी इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में होगे। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे शैल बी और विल बी का यूज़ किया है। स्ट्रक्चर वही रहेगा,
सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा सकते हैं। आप हमने देखा ही था शैल और विल का जो है हमने वर्ब में पढ़ चुके हैं किसके साथ क्या लगाना होता है। उसके बाद विल फिर बी, शैल विल बी, शैल लगा लो या विल लगा लो, साथ में बी ज़रूर लगेगा। अगर निगेटिव बना रहे हैं तो हम शैल और विल के साथ नॉट लगा देंगे, फिर बी आएगा। शैल और विल के साथ नॉट लगेगा और फिर बी आएगा, ठीक है। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। क्वेश्चन अगर बना रहे हैं हम लोग इंटेरोगेटिव वाला, शैल और विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, ठीक है। ये तो आप आराम से बना लोगे क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस थे। अभी जो मेन चीज़ है वो ये है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत सिंपल, सबसे इजी जो है इंडेफिनिट में हम देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट ही होता है सबसे इजी, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से हैं। जो कार्य भविष्य में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई शैल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सभी आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। सिंपली जो कार्य निकट भविष्य के लिए प्लान्ड हो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया जा सकता है। इन्होंने ये सिंपल सी बात बोली, जैसे कि हमने न्यूज़पेपर वाली हेडलाइन की बात करी थी ना, फ्यूचर पास्ट की बात हम लोग प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे, वैसे ही कुछ निकट भविष्य वाली चीज़ें जो होती हैं वो हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM टुनाइट, जो है ट्रेन जो है आज रात को 8 बजे आएगी। लेकिन हम बात तो कर रहे हैं आज रात को आएगी यानी कि फ्यूचर में आएगी, लेकिन हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है, विल और शैल का यूज़ नहीं किया है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, बस एक कुछ एक्सेप्शनल केसेस इसमें बताइए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट का। सिंपल है, इसमें विल और शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बस। सब्जेक्ट शैल लगा लो, विल लगा लो, कुछ भी लगा लो, अब तो विल ही लगा देते हैं सबके साथ, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करेंगे, शैल और विल के साथ नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट सेम बाकी सब सेम रहेगा। या हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं शैंड और वॉन्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जैसे कहें यू वॉन्ट गो, तुम नहीं जाओगे, तो हम विल नॉट की जगह पे वॉन्ट यूज़ कर लेते हैं ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो फ्यूचर इंडेफिनिट है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हर जगह पे, ठीक है। और अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो शैल और विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या फिर शैल विल के बाद सब्जेक्ट, फिर अगर निगेटिव में इंटेरोगेटिव है हमारा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। या हम क्या, जैसे कि हमने डोंट और डज नॉट में देखा, अगर हम पहले ही शैंट और वॉन्ट के साथ विल नॉट के साथ ऑलरेडी हम वॉन्ट ले रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले ही दोनों आ जाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। क्या नोट करने के लिए बोल रहे हैं, शैल विल का प्रयोग मोडाल्स में विस्तार में दिया गया। शैल और विल का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, ये हम जो है मोडाल्स में वर्ब के चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ते हैं। अब हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोगों को बता दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो होते हैं जहाँ पर कॉन्टिन्यूस वर्ड आ गया वहाँ पे रहा है, रही है, ये वाले सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। जितने भी रहा रही वाले सेंटेंसेस हैं वो कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेस में बनते हैं। जैसे वो खा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा था, वो खा रही थी, वो खा रही होगी, है ना। तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं ये सारे कॉन्टिन्यूस में आते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में। अभी पहले हम प्रेजेंट का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहा रही, जहाँ भी आपको लग रहा है ना रहा रही आ रहा है वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। जैसे गेट का गेटिंग, गो का गोइंग, आईएनजी वाली यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंक्रीजिंग आईएनजी, जहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए वहाँ पर आप समझ जाओ कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है, देख लेते हैं आप दोबारा से। हाँ, तो इसमें क्या बोला है नोट करने के लिए, ये देख लेते हैं। इसमें निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी निकट भविष्य में कुछ भी होने वाला है तो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये इट इज़ गोइंग टू हैपन, जैसे कि ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, जैसे कि द PM लीव्स
ये हम कैसे बोल सकते हैं कि इसमें ये बोला है द PM लीव्स, द PM विल लीव, द PM इज लीविंग फॉर जापान टुनाइट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम, इसमें यूज़ करेंगे ये वाला, द PM इज़ लीविंग फॉर जापान टुनाइट। ठीक है, तो PM जो है मतलब कि इसमें बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में कुछ होने वाला है, यानी कि PM जो है जापान जाने, आज रात को जापान जा रहे हैं या जाएंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि PM जो है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो जापान जा रहे हैं, आज रात जापान जा रहे हैं। तो हम द PM इज़ लीविंग फॉर जापान टुनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की, लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी सही ही है। जैसे कि हम बोल भी देते हैं ना ऐसे नॉर्मली कि आज प्राइम मिनिस्टर आज जापान जा रहे हैं, आज रात को जापान जा रहे हैं, हालांकि वो जाएंगे, लेकिन हम बात किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो इसी तरह सेंटेंस बन जाते हैं। जब आप हिंदी को इंग्लिश से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे ना कि हम कैसे बोल रहे हैं, अपने जो भी इमोशंस हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि हम अपने आप ही सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं। हमें किसी भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, देखो, अनऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, जो अनऑफिशियल होते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ठीक है, तो अनऑफिशियल प्लान्ड एक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है ना। नॉर्मली आप बोल सकते हो ना मैं दिल्ली जाऊँगा, आप ये भी बोल सकते हो मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, क्योंकि हम कल ही जा रहे हैं। अगर हम 2 साल बाद जाना होगा तो मैं 2 साल बाद जाऊँगी, तो फ्यूचर का लगाएंगे हम यहाँ पे। लेकिन जो नियर ऐसा होता है, नियर फ्यूचर होता है कोई एक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें खाली आपको क्या है ना, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप स्पॉट द एरर आए तो आप समझ जाओ कि हाँ ये जो सेंटेंस है एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेंस जो है थोड़ा सा मतलब लगाना पड़ेगा इसमें, कॉमन सेंस टाइप जो होती हैं चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है इसमें हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। इज आई एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, जो ING वाली होती है। जैसे गो के साथ ING लग जाएगा, गोइंग, कमिंग, ईटिंग, स्पीकिंग, ये सभी जो है हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर, ठीक है, सभी में इज आई एम आर होगा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दो सीधा, जो ING वाली होती है उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं बस। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत है तो। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर के साथ नॉट लगा देंगे बस, सिंपल। फिर हम ING वाली फॉर्म दैट, जैसे कि मैं फर्स्ट वाले का एग्जांपल दूँ, अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर निगेटिव में बोलूँगी मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो ये हो जाएगा। वैसे ये सब इज़ नॉट, आर नॉट, आई एम नॉट भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाले देख सकते हैं, यहाँ पे तरीका बताया कि इस तरीके से ही बना सकते हैं। ठीक है, इज़ आई एम आर, अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। इज़ आई एम आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING वाली फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इज़ आई एम आर के साथ अगर निगेटिव वाला इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और अगर हमने इज़ या आर के साथ हमने नॉट लगा दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं अगर हमने इज़ंट या आरंट यूज़ कर लिया है तो। हमें पता है कि आई एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आरंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आई एम फाइन, आरंट आई। अगर क्योंकि आई एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, तो इसलिए हम आरंट आई यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, आरंट आई। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही होगा, आरंट आई। ठीक है, इज़ आई एम आर का प्रयोग हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। इज़ का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ। एम का हम आई के साथ करते हैं सिर्फ, और आर का यूज़ करते हैं यू, वी, दे, ऑल, प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, जितने भी प्लूरल होते हैं। अभी ये सब तो आपको पता ही होगा कि प्लूरल ये सब क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट्स, सॉरी, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। नोट क्या करने वाली बात है, माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज़ स्टडिंग इज़ अ स्कूल। ये क्या है, सेंटेंस पूरा का पूरा गलत है। पहली बात तो देखो, मेरे फादर बैंक में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी को बता रहे हो कि मेरे फादर बैंक में काम करते हैं, तो आप वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलोगे ना वो,
माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ स्कूल। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता है, मेरे पापा स्कूल में बैंक में काम करते हैं। तो हम ऐसे बताएंगे। वर्किंग क्या होता है, कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, जब वाक्य प्रेजेंट रूटीन हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग ना करें। अगर कोई भी प्रेजेंट रूटीन की बात हो रही है ना, तो हम प्रेजेंट कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे। रूटीन में हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए ही रूटीन एक्शन रहे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं। जो कुछ ही टाइम के लिए अवधि में रहे तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ ही टाइम के लिए, आप लाइफ टाइम इसकी तैयारी नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नाउअडेज, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलोगे आई प्रिपेयर, मैं तैयारी करता हूँ, ये बोलोगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नाउअडेज। ऐसे ही अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अगर आपने एक समझ लिया है तो दूसरा तीसरा अपने आप समझ जाओगे पास्ट और फ्यूचर का। पास्ट में क्या होता है, हमें बताइए कि पास्ट की गतिविधि, पास्ट में कुछ काम रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब हो रहा है ना, समझ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, बस वॉज और वर लग जाएगा, बिल्कुल सेम वही रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बस इसमें क्या होगा, जहाँ पर इज आई एम आर लग रहे थे, यहाँ पर वॉज और वर लग जाएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं सीधा फोर्थ फॉर्म बोल रही हूँ, आईएनजी वाली फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बनेगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वॉज वर के साथ नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा वॉज नॉट भी लगा सकते हैं, वॉजंट, वरंट, ये सब भी लगा सकते हैं शॉर्ट में, इस तरीके से बना सकते हैं, आप देख सकते हो। ये इसमें बताया कि हम इस तरीके से भी बना सकते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव है अगर पूछने वाला, तो हमेशा क्या करते हैं, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंपली आईएनजी वाली फॉर्म। वॉज वर्ब सब्जेक्ट, अगर हम वॉज वर्ब पहले लगा रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। लेकिन अगर हमने वॉज नॉट और वर नॉट लगाया, वरंट या फिर वजंट लगाया है ना, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हम सीधा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लगा चुके हैं यहाँ पे साथ में वॉजंट और वरंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, वॉज वर्ब का प्रयोग देख लेते हैं एक बार। हमें पता ही है वॉज हम किसके साथ यूज़ करते हैं, ही, शी, इट या नाम या सिंगुलर के साथ, आई के साथ। वर्क किसके साथ करते हैं, यू, वे, दे, प्लूरल ऑल के साथ, ठीक है। जो प्लूरल होते हैं उनके साथ करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों की किसी चीज़ की बात हो रही है तो। वहीं हम देखेंगे वर्तमान के काल्पनिक वाक्यों में सबके साथ वर्क का प्रयोग होता है, चाहे वर्क का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। जैसे अगर हम किसी भी, कोई भी आप सेंटेंस है जो इमेजिनेशन बोल रहे हैं कि काश में ये होता, काश में चिड़िया होती, काश में ये होता, वो होता, ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम वर ही यूज़ करेंगे। आई के साथ हम कभी भी वर यूज़ नहीं करते, लेकिन जहाँ पर इमेजिनेशन की बात हो, काश में ये होता, काश वो होता, तो हम क्या करते हैं, हम आई के साथ वर लगाते हैं। आई हो, भी हो, कि कोई भी हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती या होता, तो आई वर लगाया है, जबकि हमें पता है कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज। ऐसे ही यहाँ पर ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर स्लीपिंग, वो ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे वो सो रहा हो, तो हमने ही के साथ वॉज लगाते हैं, लेकिन हमने वर लगाया, क्यों, क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। जैसा हम मतलब कुछ भी प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हाँ जैसे ऐसा हो रहा हो, क्या ऐसा हो रहा होता, ऐसा होता, तो हम वर वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको इसमें एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं से जो है, जो नोट वाली चीज़ें हैं ना, इनको तो बहुत अच्छे से करें, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं इनको अच्छे से करें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से ही उठाता है एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस देख लेते हैं फटाफट से। सिंपल, इसमें क्या होगा, शैल बी और विल बी आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। जो कार्य भविष्य में हो रहा हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, हम जो है एग्ज़ाम इसी टाइम पर अगले महीने एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम ले रहे होंगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हो रहा होगा आता है ना, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोल देते हैं। रहा रही वाले सारे कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके सेंटेंस बनता कैसे ये देख लेते हैं।
पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर शैल या फिर विल। आजकल तो हर जगह विल ही यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ है ही नहीं, ना के बराबर होता है। विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, सीधा फोर्थ फॉर्म बोलूँगी मैं, आप या बोल सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन नहीं, मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही बोलूँगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ, इनके साथ नॉट लग जाएगा, नॉट के साथ बी लगेगा, नॉट के बाद बी आएगा यहाँ पे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अब क्या, सब्जेक्ट के बाद सीधा शैंट या फिर वॉन्ट लगा सकते हैं, ठीक है, ये हमारी मर्जी है, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं सेंटेंस को। फिर हम लगाएंगे बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट से पहले विल या शैल आ जाएगा बस, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। या हम ऐसे भी बना सकते हैं, निगेटिव में अगर हमारा इंटेरोगेटिव है, पूछ भी रहे हैं लेकिन निगेटिव में, तो विल शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा, हमें पता है कि सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले ही आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन विल शैल पहले आ गया तो नॉट बाद में आएगा सब्जेक्ट के, फिर बी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर शैल या शैल या विल के साथ पहले ही हमने लगा दिया नॉट, यानी कि वॉन्ट या शैंट लगा दिया, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, सीधा बी आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, मैं आप लोगों से एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ऊपर दे ही दिया है, आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जा रहा होऊंगा, ठीक है। अब ये इसमें बोल सकते हो नेगेटिव वाले में, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे टेंसेस जो हैं बहुत ही कम बनते हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस वाले कुछ रेयर ही बनते हैं, बस आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे टाइप के आप बना सकते हो, शी वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, वो नहीं जा रही होगी, यहाँ पर इसके लिए आप ऐसे बना सकते हैं, शी वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। क्वेश्चन मार्क अगर ऐसे बोलोगे, विल, मैं विल का यूज़ करूँगी, विल शी नहीं, विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे, विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इसके बन जाएंगे, क्या तुम कल स्कूल जा रही होगी, विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये इसमें ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा है ना, ऐसे बनते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल देके आपको बता दिए। वैसे ऐसे टेंसेस जो हैं बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है, फ्यूचर के जो हैं बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं ये सब। नोट करने वाली बात क्या है, कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनका प्रयोग हम आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे कि ये है फर्स्ट, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, लुक, सीन, अपीयर, सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्रेफर, प्लीज़, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इन सबको हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं होगा वो सेंटेंस, ठीक है, तो हम आईएनजी फॉर्म में इनको यूज़ नहीं करते हैं। लुकिंग, योर लुकिंग, यू सीमिंग, तो मतलब इनके साथ अपीयरिंग, तो अपीयरिंग वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस जितने भी हमने वर्ब देखे यहाँ पे, सीइंग, सी को अगर आप आईएनजी लगा दें सीइंग बन जाएगा, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। तो आप टेस्टिंग, स्मेलिंग, तो हालांकि आज की मॉडर्न टाइम में इनके साथ आईएनजी लगा देते हैं, देखो स्मेलिंग लगा देते हैं, हेयरिंग लगा देते हैं, बट नॉर्मली हम आईएनजी में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, सामान्यतः नॉर्मली नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। मॉडर्न टाइम है, आज के टाइम पे स्पीकिंग में चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी सी। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जैसे कि थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये जो है सपोजिंग थोड़ी बोलेंगे आप, ठीक है, तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है ज़्यादातर। वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशन, जैसे कि ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पजेस, कंटेन, कंसिस्ट, तो इनके साथ नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कंसिस्ट के साथ कंसिस्टिंग हो जाएगा, कंसिस्टिंग है ना, होता है, लेकिन नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते आईएनजी वाली फॉर्म इन सारे वर्ब्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, एग्री,
ट्रस्ट, इमेजिन। तो इन सब के साथ हम आईएनजी वाले नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब्स इन जनरल, अफेक्ट, रिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज़। ये ऐसे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, हालांकि हम यूज़ करते हैं बिकमिंग, ठीक है, तो होपिंग, रिफ्यूजिंग ये सब नहीं यूज़ करते हैं, रिजेंबलिंग। तो कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑकवर्ड लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं वो, मतलब है ना, नॉर्मली यूज़ नहीं करते, बट हाँ हम स्पीकिंग में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड, ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे यहाँ पे ही इज़ ओइंग अ कार, नहीं ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये होगा ही ओन्स अ कार, ठीक है। ये वर्ब्स अभी जो हमने ऊपर देखे ना वही है ये, ठीक है। दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, नहीं दिस हाउस बिलोंग्स टू मी करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, नहीं हम बोलेंगे आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। मीनिंग मतलब आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी इन वर्ब्स के साथ, अच्छी नहीं लग रही है, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। तो थोड़ा सा ये तभी तो कहते हैं इंग्लिश में किसी भी चीज़ में कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। जैसे ये आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग हियर, मैं एक आदमी को देख रहा हूँ जो यहाँ खड़ा है, सीइंग लग गए, अच्छा नहीं लग रहा, आई सी अ मैन स्टैंडिंग हियर, ठीक है। तो बात वही हो रही है कि मैं देख रहा हूँ एक आदमी यहाँ खड़ा है, लेकिन आई सी अ मैन, ठीक है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये दिमाग में रखनी है क्योंकि यही एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है, अगर हैव का अर्थ अधिकार होना है तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हैव का अर्थ अगर निकलता है खाना, एंजॉय करना, हैव में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। तो कुछ कंडीशंस होंगी जहाँ पे हैव में आईएनजी का फॉर्म प्रयोग होगा और कुछ में नहीं होगा। अगर हम अधिकार होना है तो हैव के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ठीक है, मैं कुछ पीस ऑफ केक को कुछ केक खा रहा हूँ। लेकिन आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार है, नहीं आई हैव अ कार, ठीक है। हम थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर एट्सेट्रा जिनका प्रयोग सामान्यतः वाक्यों में आईएनजी में नहीं होता, होना चाहिए, ठीक है। प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनका प्रयोग आईएनजी में फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे हमने बोला थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, यहाँ पर अगर हम फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं ना इन सभी वर्ब्स के साथ, तो हम यूज़ कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म में इनको, ठीक है। कैसे, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, लेकिन नहीं ये गलत है सेंटेंस, हम बोलेंगे आई थिंक यू आर राइट। देखो आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस सेंटेंस में लगाना पड़ेगा। जैसे इट वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें मारने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, अपियरिंग नहीं होता। इट अपियर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ऐसा लग रहा था कि वो हमें मारने जा रहे हैं, जा रहे थे, ठीक है। ऐसे यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिख रहे हो, यहाँ पर हमने लुकिंग में आईएनजी लगा दिया, लेकिन लुक ही इज़ स्मेलिंग द रोजेस, तो ये भी करेक्ट है। तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली नॉर्मली हम नहीं लगाते, सामान्यतः नहीं लगाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ जेरेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। जेरेंट किसे बोलते हैं, जेरेंट को बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही आईएनजी बोल देते हैं। वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज अ नाउन, जब हम उसको जेरेंट को नाउन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, एक वर्ड की तरह यूज़ करते हैं, वर्ब की तरह नहीं, वर्ड की तरह, नाउन की तरह, तब उसे जेरेंट बोलते हैं। एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लो, बीइंग इल आई कुड नॉट कम। देखो बीइंग इल, यहाँ पे बीइंग का मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि वर्ब है, यहाँ पे क्या है, जिरंड है, जिरंड है। तो मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट समझाती हूँ, एक सेकेंड रुको, ठीक है। ओके, यहाँ से लेते हैं। बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीमार होने की वजह से मैं नहीं आ सका। तो यहाँ पर बीइंग इल जो है, यहाँ पे हम किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, बीइंग इल मतलब बीमार होना, यहाँ पे हम एक वर्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं, जेरंड की तरह, ठीक है। जैसे यहाँ पर गेटिंग अ जॉब इज़ ईजी नाउ डेज़,
ठीक है। जॉब प्राप्त करना एक ईजी, आज के टाइम पे ईजी है, हालांकि ऐसा है नहीं, बट सेंटेंस में बोला गया है। वैसे ही सीइंग इज़ बिलीविंग, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे सीइंग को, ठीक है। तो हम जब आईएनजी वाले वर्ब्स को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो हम उसको जेरेंड बोल देते हैं, बस सिंपल सी बात। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग जो है गुड एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं नोट, विस्तार से जानकारी के लिए वर्ब देखें। सभी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरंड में होना चाहिए, ठीक है। जितने भी प्रेपोजिशन हैं उनके बाद अगर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं प्रेपोजिशन के बाद, तो हम जिरंड का यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, बैट्स आर केपेबल ऑफ हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो चमगादड़ होते हैं वो केपेबल होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो केपेबल ऑफ हियरिंग जो है ये जिरंड का यूज़ किया है यहाँ पे हमने, ये कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ठीक है, यानी कि उसको लत लग गई है पीने की, तो यहाँ पे टू ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब पीने की लत हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जिरंड है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस के बारे में, है ना। चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, ऐसे सेंटेंसेस। प्रेजेंट में हम बोलेंगे चुका है, चुकी है, पास्ट में बोलेंगे चुका था, चुके थे, और फ्यूचर का होगा तो चुका होगा, चुके होंगे। इस टाइप के कुछ सेंटेंस जो होते हैं हमारे, जो लास्ट में ख़त्म होते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट में देख लेते हैं। जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि ही हैज़ कम टू दिल्ली यस रिसेंटली, वो अभी अभी दिल्ली आया है या आ चुका है, ठीक है। जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय और कार्य होने के समय का उल्लेख भी ना हो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये बोला है कि जब कार्य बहुत इम्पोर्टेंट हो, ना कि कार्य होने का समय या कार्य होने का समय का उल्लेख किया हो, मतलब कार्य होने का कोई टाइम ही नहीं पता हमें, या कार्य कंप्लीट हुआ है ये भी नहीं पता हमें, लेकिन कार्य इंपॉर्टेंट है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, कर चुके हैं, कर ली है, कर चुके हैं, जो काम हो चुका है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद तक पहुंच चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम जो चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हो, एक मिनट, ये ऐसे वाले सेंटेंसेस हैं जो हम कर चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको देखना है जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे ना, परफेक्ट टेंसेस सभी के सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये तो आपको लर्न होनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ नॉट लगा देंगे बस, या हम कह सकते हैं हैज़ंट या हैवंट भी लगा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। क्वेश्चन फॉर्म में क्या करेंगे, हैज़ और हैव जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर हैज़ंट या हैवंट पहले ही हमने नॉट ले लिया है हैज़ और हैव के साथ, तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता देती हूँ। फर्स्ट इसका, एक सेकेंड, इस वाले का एग्जाम्पल देती हूँ। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क, ठीक है, या हम कैसे बोल सकते हैं, हाँ, शी हैज़ कम, सिंपली बोल देते हैं, ठीक है, शी हैज़ कम, वो आ चुकी है, ठीक है। निगेटिव के लिए हम कैसे करेंगे, शी हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आई है, नहीं आ चुकी है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में हम कैसे बनेंगे, अगर हम किसी से पूछते हैं क्या वो अभी तक नहीं आई है, क्या वो नहीं आई है, हैज़ शी नॉट कम, तो कम क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो या फिर हम बोल सकते हैं हैव यू नॉट कम येट, तो अभी क्या तुम अभी तक नहीं आए हो। तो इस टाइम के जो सेंटेंसेस हैं आप बना सकते हो ऐसे, ठीक है, सिंपली, बहुत सिंपल है, खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सेंटेंसेस है ये सारे। हैज़ और हैव का यूज़ हमें पता ही है,
कैसे कर सकते हैं? हैज़ के साथ सिंगुलर, ही शी इट नेम, सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाएंगे और हैव लगाएंगे आई वी दे यू प्लूरल फॉर्म के साथ। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या है यहाँ पे। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस। साइंस ने हमें बहुत सारी इन्वेंशंस दी हैं, ठीक है, ये भी सही है। वी हैव रीच द मून, हम चांद तक पहुँच चुके हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। देखो ये गलत है हमारा, ठीक है। और देखो वी हैव रीच द मून ऑन, देखो जो हमारा ये वाले सेंटेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, ये हमें कोई फिक्स टाइम नहीं बताते कभी भी। कोई काम ऐसा हो गया है पर कब हुआ है, कब तक या पूरा हो चुका है, ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं न्यू, इसमें बोला है साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन इन 19th सेंचुरी, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं बताता है। वी हैव रीच द मून ऑन इतना, हम इतने में मतलब कि 22 अक्टूबर 2008 को हम मून पर पहुंच चुके हैं। अरे ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। इसके लिए हम दूसरे सेंटेंस यूज़ करेंगे आगे चल के। देखो कैसे ये गलत सेंटेंसेस कैसे हैं। अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि, यानी ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों का सही रूप कैसे होगा ये देख लो। साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। साइंस ने हमें बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए 19th सेंचुरी में, कोई भी महामारी आई होगी तो। जैसे कि वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, ठीक है। तो हम चांद पर पहुँचे 22 अक्टूबर 2008 को हम चांद पर पहुँचे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट में बनाएंगे उसको टेंस को, ठीक है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसमें फिक्स टाइम नहीं होता है। नोट करने वाली बात है, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है। ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसने अपना नाश्ता कर लिया है, वो अपना नाश्ता कर चुका है। यहाँ पर ऐसे बोल रहे चुका है, चुकी है वाले सेंटेंसेस हम यहाँ पे करते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है इसमें, ठीक है। एक वाक्य में हैव के किसी भी फॉर्म, यहाँ हैव के फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब होंगे के बाद हैड का प्रयोग हो सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हैव के साथ हैड और हैज़ के साथ हैड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम हैव का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, हैज़ और हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहे हैं, और हैड जो हमने लिया है यहाँ पे, ये हमने वर्ब की तरह लिया है, ठीक है। तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में फिट होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि हम ये बोला है कि हैज़ हैव के साथ हम हैड लगा सकते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना है, सेंटेंस गलत मत समझने लगाना। सामान्यतः रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार का प्रयोग परफेक्ट टेंसेज में होता है, ठीक है। जो रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट या सो फार, ये सभी हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। येट का प्रयोग परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाक्य में ज़्यादा होता है, नेगेटिव चीज़ों में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या वो अभी तक नहीं आई है, ये क्या तुम अभी तक नहीं आए हो, हैव यू नॉट कम येट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ओके। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, ठीक है, नॉट में लगाएंगे। येट का यूज़ हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, उसने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। देखो अगर सिंस के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट आपको पता ही है, ही लेफ्ट इंडिया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज़ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अगर सिंस आ रहा है ना, तो सिंस के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इससे पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, मैंने उसको नहीं देखा है क्योंकि उसने इंडिया छोड़ दिया है, ठीक है। ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मोडाल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। जैसे ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस ही शी लास्ट सॉ हिम, तो आप यहाँ पर देख रहे हो इन्होंने क्या बोला, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड, वो जो है बड़ा हो गया होगा अब तक, तो मतलब समझ रहे हो आप, वो काफ़ी बड़ा हो गया होगा क्योंकि उसने अभी तक उसको देखा नहीं है। सिंस शी लास्ट सॉ हिम, ठीक है, बहुत पहले उसको देखा था उसने।
तो ये समझ लो कि मोडाल का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। शी मे हैव ग्रोन ओल्ड, मे लग गया ना यहाँ पे। अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में कर लिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट में भी सिंस के साथ वाक्य के प्रथम भाग में आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर सिंस पहले ही आ गया ना तो जो पास्ट इंडेफिनिट है पहले आ जाए, फिर हम पहले लगाएंगे इसको। सिंस ही जॉइंड द आर्मी ही हैज़ नॉट टेकन एनी लीव। अगर पहले ही सिंस आ जाएगा तो हम सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और कई बार रिवाइज करने पर ही ये चीज़ें याद होंगी, एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिख लिया, पास्ट परफेक्ट लिख लेते हैं। जैसे आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ये गलत है। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मैंने उसे देखा था जब उसने कार रोकी थी, उसकी कार रोकने से पहले मैंने उसे देखा था, मैंने ये किया था, जा चुका था, किया था। ये वाले सेंटेंस जो आते हैं ना ये पास्ट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी एग्जांपल दिए हुए हैं इसके। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड, ये गलत है। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड। तो ये समझने वाली बात है, अगर पहले इंडेफिनिट आ रहा है तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। अगर पहले, मैंने अभी वही बोला ना, पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है ना तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो स्टार्टेड। अब इसमें क्या बोला है कि जब मैं थिएटर पहुंचा तो शो स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट है तो बाद में क्या आएगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, व्हेन आनंद रीच हिज विलेज he found that the news about him had preceded him। तो इसमें देखो क्या हुआ है, आनंद रीच्ड हिज विलेज, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद he found that the news about him had preceded, had preceded क्या है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है he lost the bicycle which his father had gifted him। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट से पहले अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट आया है तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस आएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किस प्रकार विभिन्न स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट हैड कम बिफोर द टीचर अराइव्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले देखो एक सेंटेंस में या तो पहले क्या आएगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, लेकिन दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करें इन्होंने, पहले पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट सॉरी, और उसके बाद दे दिया है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट हैड कम, तो यही पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट आएगा उसके बाद। ठीक है, बिफोर द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट्स हैड कम। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पास्ट क्या कहते हैं इंडेफिनिट आ गया, फिर पास्ट परफेक्ट आ गया। द टीचर अराइव्ड आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड कम। ठीक है, तो ये इसमें क्या है ना, तरीके बताएं कि किस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को जो सेंटेंस बना सकते हैं। बस बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट्स हैड कम, चारों ही सेंटेंस सही है ये। ठीक है, बस करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हों तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगर कोई दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो रहा है ना तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें बोला है कि पहले हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट लेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था ना वैसे ही पास्ट परफेक्ट है, बस उसमें हैज़ हैव था, इसमें हैड है, बस इतना ही होगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या हैडंट भी बोल सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेड आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव आ गया तो सब्जेक्ट से पहले तो हेड आएगा ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हेड नॉट साथ में ले लिए, हेडंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वैसे ही सेम। क्या बोला इन्होंने? वाक्य 5 को देखें, कौन सा है वाक्य 5? ये वाला होगा, ये जो है ना, ये वाला। वैन आनंद रीच हिज विलेज, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड हिम। तो पहले से ही न्यूज़ उससे पहले पहुंच गई थी गांव में, ठीक है, उसके आने से पहले ही। तो इस सेंटेंस के बारे में क्या बात की गई है आगे देख लेते हैं। वैन आनंद रीच्ड हिज विलेज, ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड हिम। न्यूज़ उससे पहले ही पहुंच गई गांव में कि वो पहुंच रहा है, गांव पहुंचने से पहले ही। तो क्या बोल रहे हैं, जब आनंद गांव पहुंचा तो पाया कि उसके बारे में जो न्यूज़ थी वह उससे पहले पहुंच गई है। तो प्रीसीड का अर्थ होता है से पहले आना, ठीक है। अगर कोई एक्शन पास्ट इंडेफिनिट से पहले है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, इसलिए न्यूज़ का पहुंचना पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो अगर पहले ही पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट ही आएगा, आपको टेंस पे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं, जिसका यूज़ बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है। ये हो चुका होगा, हालांकि होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है। जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तुम अपना सिलेबस जो है, तुम अपना सिलेबस फिनिश नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक तुम अपना जो सिलेबस है ख़त्म कर चुके होगे। तो चुके होगे वाले जितने सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में आते हैं। कैसे? नीचे दिया गया सेंटेंस फॉर्मेशन देखें। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, विल हैव यूज़ होगा। पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, हैज़, हैव, हैड, अब हम विल हैव यूज़ करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, ठीक है। मैं बाय द टाइम मैं जैसे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जो है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जो है जा चुकी थी, इसमें ये बोला है, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ना कि जब हम बात करते हैं इसकी विल वाले सेंटेंसेस की यूज़ करते हैं, उससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है। बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द शो विल हैव स्टार्टेड, शो जो है स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझने वाली बात होगी कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं उससे पहले हमारा जो सेंटेंस, अगर सेंटेंस जो होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई रीच द स्टेशन, वी रीच द थिएटर, ठीक है। हम थिएटर पहुंचते हैं, जैसे ही हम थिएटर पहुंचते हैं शो जो है स्टार्ट हो चुका होगा। थोड़ा सा सेंस लगाना है खाली, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि वी रीच द थिएटर यानी कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पहले, अगर कोई सेंटेंस आता है तो, ठीक है। बाय द टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर फ्यूचर परफेक्ट, ये आपको याद रखना है। बाय द टाइम अगर आ गया ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ठीक है। सॉरी, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम देखें, सब्जेक्ट होगा विल या शैल, शैल भूल ही जाओ, होता ही नहीं है, बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी देख लेते हैं। विल या शैल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट वाले टेंसेज हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक है। विल के साथ हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे बस, विल हैव, शैल हैव। नेगेटिव होगा तो विल हैव सब्जेक्ट प्लस विल, फिर शैल के साथ नॉट लगाएंगे, विल या शैल के साथ नॉट आएगा, फिर हमारा हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर वांट या शैंट हमने लगा दिया है उसके बाद हमारा हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमारी मर्जी है, हम दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर इंटेरोगेटिव पूछने वाले आ गए आपके क्वेश्चन वाले, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले विल या शैल आ जाएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है, अगर निगेटिव वाला है तो। लेकिन अगर हमने वांट या शैंट लगा दिया है तो सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट नहीं आएगा, सीधा हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक, कि आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है।
देखो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ठीक है, अभी हमने देखा जैसे ही हम स्टेशन पहुँचते हैं ट्रेन जो है जा चुकी होगी। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो इनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाय द टाइम अगर आ गया है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट परफेक्ट लगेगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गए हैं। ठीक है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, जो काम पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि ऐसा अभी तक चल रहा है, वो सुबह से पढ़ रही है, वो सुबह से खाना खा रही है, बना रही है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना कि अभी तक हो रहा है, ये सब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हम ये देखेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ। तो जो से रह रहा हूँ, से रहा हूँ, से रही है, से रहा होगा, से रहा था, ये सभी हमारे जो आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आते हैं। इसका फॉर्मेशन आपको याद रखना है, ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इसमें बच्चे के सभी लोगों से गलती होती है ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ही ईजी है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे इसमें, इनको बहुत अच्छे से रट लेना। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस हैज़ आ जाएगा, उसके साथ बीन आएगा इसमें, हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, दे हैव बीन, ऐसे प्लस आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म आएगी इसमें। ठीक है, क्योंकि जहाँ कॉन्टिन्यूस आ गया मतलब वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फॉर या सिंस। जो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, से रहा होगा, से रही होगी, इन सभी में फॉर या सिंस का यूज़ होता है, फिर टाइम का यूज़ होता है। ठीक है, नेगेटिव वाले में क्या करते हैं, हैज़ और हैव के साथ नॉट लगा देंगे, बाकी बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट, फॉर या सिंस, टाइम आ जाएगा। अगर हैज़ंट हैवंट पहले लगा दिए तो बीन आ जाएगा, तो हम मतलब कि साथ में भी लगा सकते हैं हैज़ंट हैवंट शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे हम, सब क्वेश्चन मार्क में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, हैज़ हैव आ जाएगा, बस बाकी सब चीज़ें सब सेम रहेगी। हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस या टाइम, मतलब प्लस टाइम। हैज़ हैव के साथ अगर नेगेटिव वाला है तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, नॉट बीन। लेकिन अगर हैज़ंट हैवंट साथ में लगा दिया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस या टाइम। अब आपको मैं ये बता दूंगी खाली इसमें कि फॉर किसके साथ लगेगा, सिंस किसके साथ लगेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, नहीं सिंस एन आवर नहीं होगा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। ठीक है, अभी फॉर का यूज़ हम कैसे करते हैं और सिंस का कैसे करते हैं वही देख लेते हैं। देखो फॉर का हम करते हैं जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 3, कुछ मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो फिक्स नहीं होती है। मैं 10 साल से 5 डेज़, फॉर लास्ट 2 मंथ्स, फॉर 10 साल से, 3 साल से, 2 घंटे से, 4 हफ्ते से, जो हम काउंट करते हैं ना, ऐसे ही फिक्स टाइम नहीं होता, सिर्फ काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, 2 साल से कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से कर रहे हैं, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। जब किसी समय जैसे कि यहाँ पर बोला है कि फॉर जब समय की अवधि का उल्लेख हो, तब जब समय की अवधि बता रखी है, पीरियड बताया हुआ है, तो फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है, सिंस मंडे, सिंस बिगनिंग, सिंस 2008, सिंस द टाइम मेमोरियल, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर, मतलब बिल्कुल क्या बता दिया, शुरुआती समय बता दिया कि कहाँ से शुरू हो रही है वो चीज़, तो सिंस यूज़ करेंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे एग्जाम्पल देखोगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ये सब आप देखते रहना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सिंस का प्रयोग कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर और जीवन की अवस्थाओं के साथ होता है। ठीक है, समझ में आ गया। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, जैसे कि डेज, मंडे, ट्यूसडे, डेट्स के साथ 7 मई, 8 जुलाई, 2005, 2007, मई, जून, ओकेजन हो गया होली, दिवाली, सिंस होली, ऐसे है ना।
क्लॉक के साथ सिंस 7 o'clock, सिंस 8 PM, स्टेज ऑफ टाइम, सिंस इन्फेंसी, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलसेंस, पार्ट्स ऑफ ईच डे, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून। तो ये सब के साथ नून सिंस लगता है, ठीक है। बाकी सबके साथ फॉर लगता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर हम देखें वही हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में वो सुबह से ये काम कर रहा था, से रहा था, ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ही खत्म हो गया, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। मतलब वहीं शुरू हुआ, पास्ट में ही चला, पास्ट में खत्म हो गया। वो सुबह से काम कर रहा था। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारे लिए सुबह से वेट कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें बस क्या होता है, हैड बीन है, वहाँ पर हैव बीन होता था, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। बस बीन का यूज़ होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर या सिंस कहाँ लगेगा आपको पता ही चल गया है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, है सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ नॉट, या हैडंट भी बोल सकते हैं। बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस टाइम। थोड़े बड़े सेंटेंस बनते हैं इसमें, बट अगर ये आप बहुत अच्छे से इसके प्रैक्टिस कर लेना, इसको सेंटेंसेस बनाना, इनके इसके ऊपर रख रख के ना प्रैक्टिस ज़रूर करना, तो आपको समझ में आ जाएंगे सारे। मुझे बहुत अच्छे से रटे हुए हैं सारे के सारे। हैड प्लस, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था इंग्लिश सीखने में, शुरू से इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। हैड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वाले में क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस टाइम। हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हेड के साथ ही नॉट लगा दी हेडंट, तो सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस टाइम, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना, जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनकी, इन पे सेंटेंसेस बनाना, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखना, और शैल, विल, हैव सब रख के पूरा टेंस बनाना, पूरे सेंटेंस अच्छे से बनाना। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, तो जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है। फॉर या फ्रॉम, सिंस नहीं होगा, बस ये याद रखना है। सिंस की जगह पे स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल है, तो शैल हैव, विल हैव ये आएगा। बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम, टाइम। नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम, टाइम। सब्जेक्ट प्लस शैंट वॉन्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे आगे। देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, वैसे भी ये देख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड, पहले ये कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, विल या शैल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। विल या शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बाकी सब हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये सब आ जाएगा। वॉन्ट या शैंट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, पहले ही हम नॉट लगा चुके हैं। फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये सब आ जाएगा। ये जो है आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और हो गया, इन सब की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हमने अभी देखा। जैसे आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं दिल्ली में जो है 4 साल तक रह रही होंगी इस साल के, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो मैं इस साल के एंड तक पूरे 4 साल तक रह रही होंगी दिल्ली में, ठीक है। आई शैल, मैं आपको सच बताऊँ, ऐसे ये जो है ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये यूज़ होते ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको सच बताऊँ तो बस, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो। आई शैल रीच माई विलेज टमोरो इन द इवनिंग बट माई मदर विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग। मेरी हालांकि मैं कल जो है गांव पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरी मम्मी, मैं शाम तक गांव पहुंच जाऊंगी, पर मेरी मम्मी जो है सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हम यूजुअली, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है, जिन वर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता उनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों तरह के टेंस में नहीं हो सकता। दोनों वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। देखो कॉन्टिन्यूअस, जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया ना, मतलब वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर ऐसे वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उन्हें इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं।
जिन हमने अभी देखा ना, जिन जो वर्ब्स हैं जिनका हम आईएनजी में यूज़ नहीं करते उनका हम कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये बोला है इसमें। जैसे आई एम नोइंग यू, नहीं, आई एम नोइंग यू नहीं होता है, आई नो यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ऐसे वर्ब्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो उन्हें परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर दें। जैसे कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 ईयर्स, मैं उसे 5 साल से जान रहा हूँ, नहीं, ये गलत है। आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, मैं उसे जानता हूँ कब से, 5 साल से। तो कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं उनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हम उसको परफेक्ट टेंसेज में बना देते हैं। जैसे कि फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों प्रकार के टेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही होगा सिंस और फॉर का यूज़, ठीक है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ। आई हैड नोन हिम फॉर 2 ईयर्स, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, ठीक है। अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही होना चाहिए। सिंस का अगर यूज़ कर रहे हैं, सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो सेंटेंस है वो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, और उसके अलावा कोई नहीं होगा। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग ये नहीं होगा। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, तभी हम सिंस या प्रयोग सिंस प्लस टाइम का यूज़ करेंगे। ठीक है। मैं सुबह सुबह 4 बजे ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी लग रही होगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लिया, उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। फॉर का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, ठीक है। हमने सिंस का देखा हमने कि सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, लेकिन फॉर का प्रयोग इनडेफिनिट टेंस में भी होता है। जैसे कि आई स्टडी फॉर 6 आवर्स डेली, मैं डेली 6 घंटे पढ़ता हूँ। आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं। मैं मुंबई में 2 साल तक रहा, ठीक है। तो ये हमारी जो है आज पूरे टेंस कंप्लीट हो गया इसी वीडियो में। आप इसको रिपीट करके देखना, मेरी ये वीडियो देखने के बाद खुद भी पढ़ना इसको, तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। प्रैक्टिस ज़रूर करना जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सेंटेंसेस के, तभी आप जो है टेंसेज में परफेक्ट हो पाएंगे। अगर आप टेंसेज में परफेक्ट हो गए ना, तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके टेंसेज परफेक्ट होने चाहिए और आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, और आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी आपको कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़।